जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में छोटा-छोटा क्वेश्चन होता है और छोटा क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी आप लोग के लिए हम लाए क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आर सर्किट रहेगा अगर तो आपका 0 होगा, सी सर्किट होगा तब आपका क्या हो जाएगा, सी सर्किट 90 डिग्री और ए सर्किट भी 90 डिग्री। एक में लीड करेगा, एक में लैग करेगा, फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री होगा। तो ये है कॉन्वेक्स लेकिन ये बिहेव करेगा कॉनकेव का। क्यों? तो अंदर का डेंसिटी कम है और बाहर का डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये जा रहा है डेंसर से रेयर, ये उल्टा बिहेव करेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव आपका पूरा करेक्ट हो गया तो आप फिजिक्स में सही पास हो। तो आपको कोशिश ये करना है कि ऑब्जेक्टिव को करेक्ट करें। एग्जाम में जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का ही सॉल्यूशन करिएगा। तो आप लोग का फिजिक्स का एग्जाम का तैयारी चल रहा है, उसमें आप लोग का डिमांड है कि सर ऑब्जेक्टिव नहीं हो पा रहा है। ऑब्जेक्टिव नहीं हो पा रहा है ये सही है, फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 25 आउट ऑफ 25 ऑब्जेक्टिव आपका है टोटल। अगर ऑब्जेक्टिव आपका पूरा करेक्ट हो गया तो आप फिजिक्स में सही पास हो गए। तो आपको कोशिश ये करना है कि ऑब्जेक्टिव को करेक्ट करें। एग्जाम में जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का ही सॉल्यूशन करिएगा। सेक्शन ए लिखिएगा उसको और 1 से लेकर 25 नंबरिंग कर देना है और आंसर करना है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, आंसर सबको करिएगा। इससे मार्क्स कटने वाला नहीं है। हम यहाँ टेस्ट लेते थे तो क्या था, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग था तो हम मार्क्स काटते थे, जिसकी वजह से आप लोग सब नहीं करते थे। लेकिन यहाँ आप एग्जाम में ऐसा मत करिएगा। 25 है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। जो आंसर आ रहा है वो भी, जो नहीं आ रहा है वो भी, सबका आंसर करके आइएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने अकॉर्डिंग लाए हैं आप लोग के लिए, है ना। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन एग्जाम में उस टाइप का आना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा क्वेश्चन होता है और छोटा क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी आप लोग के लिए हम लाए क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3 मार्क्स वाले के लिए आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, सर 3 मार्क्स का सॉल्यूशन दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए। देखिए कोशिश कर रहे हैं 3 मार्क्स का सॉल्यूशन हम दे और देखते हैं सॉल्यूशन ले आएंगे। आप लोग एग्जाम के पहले तक सॉल्यूशन लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरा आप लोग के लिए। एक बार साथ में करिएगा, साथ में समझ चलिएगा, एग्जाम में भी कर पाइएगा, यहाँ भी कर पाइएगा। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कितना एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करता है। पहले तो ये कंफ्यूज कर देगा कि एंगल पे, एंगल क्या इंटरसेक्ट ही नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये हो गया डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। क्लियर है। सेकंड में आइए, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू। ये आप लोग को लिखवाए होंगे कि सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू और एमकेएस यूनिट होता है कूलम। तो कूलम 1 कूलम कितना होता है 2.3 × 10⁹ हम लिखवाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 2.99 × 10⁹। यही लेंगे, यही 3 है, 2.9 एग्जैक्ट वैल्यू है ये हो गया ऑप्शन। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब हुआ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का आपको डायमेंशन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, F = पढ़े हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। यहां से अगर आप एप्सिलॉन नॉट निकालिएगा तो F इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/4 Q1 × Q2/f r²। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब सबका डायमेंशन पुट करिए। Q1 का डायमेंशन 80, Q2 का भी डायमेंशन हो जाएगा 80, F का डायमेंशन mlt-2 और r का डायमेंशन l²। अब देखिए क्या आ रहा है, m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, l ऊपर जाएगा दोनों तो l का पावर -3, t ऊपर जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा आपका m -1 l -3 t 4 और a का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए है, m -1 l -3 t 4 a²। बहुत लोग को याद भी होगा, हम बोले हैं कि डायमेंशन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब द वैल्यू ऑफ थीटा इज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको फॉर्मूला भी छोटे छोटे याद होना है, सब फॉर्मूला को, तभी ऑब्जेक्टिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U = -PE cos थीटा। -PE क्या होता है, cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा का वैल्यू -1 होगा और -1 के लिए cos का एंगल कितना होना चाहिए, cos का एंगल होना चाहिए cos पाई, मतलब 180 डिग्री, ठीक है। cos पाई होना चाहिए, cos पाई का वैल्यू -1, इसका हम लोग लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा PE cos थीटा। समझ गए। तो इसके लिए एंगल जो है वो पाई होना चाहिए P और E के बीच में। इसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं।
जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा आप लोग को लिखवाया भी हमें, याद रखिएगा। छोटा छोटा बात आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए सरफेसली चैप्टर पता होना चाहिए और जितना फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ कैपेसिटर्स शोन बिलो इन द फिगर इज, फिगर यहाँ नहीं बनाया, हम यहाँ बना दिए हैं। सी सी दोनों सीरीज में है, सीरीज में अगर सेम सेम हो तो सी सी का क्या हो जाता है, C/2, C/2, सेम सेम जितना बार रहेगा उतना से डिवाइड हो जाएगा, C/2 हो गया। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ये E इक्वल्स टू होता है -dV/dx, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका है। नेक्स्ट में आइए, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट इज, फोर्स क्या होगा, देखिए जैसे ये डायपोल है, डायपोल होता है तो एक में रहेगा नेगेटिव चार्ज और एक में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। डायपोल तो ऐसा ही होता है, एक में फोर्स लगेगा आगे और एक में फोर्स लगेगा कितना, किधर, पीछे। तो सोचिए जितना फोर्स लगा आगे उतना ही फोर्स किधर लग गया, पीछे। तो नेट फोर्स कट के क्या हो जाएगा, जीरो। जितना यहाँ पर आगे फोर्स लगेगा उतना यहाँ पर पीछे फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, ऑलवेज जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म होता तब फोर्स जीरो नहीं होता, लेकिन यूनिफॉर्म है, फोर्स जीरो होगा, जितना आगे उतना पीछे। A point charge q is placed at a distance a/2 directly above the center of a square of side A, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, the electric flux through the square is, ऐसा क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे, आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसे करके ये है और यहां से कितना से सेंटर से a/2 पे चार्ज q रखा हुआ है, a/2 पे चार्ज q रखा हुआ है। तो ये अब इससे फ्लक्स कितना जाएगा ये फाइंड करना है। तो क्या करना होगा इसके लिए, ये चार्ज को आपको इनक्लोज करना पड़ेगा। गॉस लॉ लगाने के लिए चार्ज को इनक्लोज करना होगा, और चार्ज इनक्लोज करने के लिए आपको कौन सा शेप बनाना पड़ेगा, इसका शेप बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको क्यूब बनाना होगा। आप समझ गए, ये हो जाएगा आपका क्यूब, इस फॉर्म में रहेगा। अब पूरे क्यूब से अगर आप लीजिएगा तो Q/ε0, Q/ε0 पूरे क्यूब से, है ना, गॉसेस लॉ लगता है Q/ε0, लेकिन आपको एक फेस से निकालना है। फेस कितना है, 6, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका Q/6ε0। क्लियर है, ये हो गया आपका Q/6ε0। समझ गए कैसे लिए, 6 फेस था, Q/6ε0। कभी कभी कॉर्नर का पूछेगा तो कॉर्नर कितना होता है, 8, तब उसका आंसर होता है Q/8ε0, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में ये, इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस, ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज करता है। चाहे आप बैटरी कनेक्ट करिए, बैटरी डिस्कनेक्ट करिए, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया आपका इंक्रीजेज। इफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसी से क्वेश्चन है, विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया है कि विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जो बैटरी से कनेक्टेड है। वी फील डाइलेक्ट्रिक्स इन द होल स्पेस, वही काम किया जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है ना। तो क्या होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करेगा। आप इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, ऐसे रहेगा, बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर आप डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होता है, V कांस्टेंट होता है, क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज वो ऑलवेज कांस्टेंट, तो कैपेसिटर को कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है। अब डाइलेक्ट्रिक डाले तो आपका कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, पहले ही बोले कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा, बोले आप लोग को कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा ही करेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो बोल रहा कौन इंक्रीज करेगा, सी इंक्रीज करेगा। सी सब में देख लीजिए, सी इसमें है और इसमें है, ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब सी के साथ कौन इंक्रीज करेगा, क्यू या ई। वोल्टेज कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ई इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू V/D। ई इक्वल्स टू क्या होता है, V/D। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, तो Q और C होगा। Q के लिए भी समझ लीजिए, रीजन है, Q का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। V इंक्रीज नहीं कर रहा है बट Q C इंक्रीज कर रहा है, और C इंक्रीज करेगा तो Q भी इंक्रीज करेगा। इसका ऑप्शन हो गया आपका D। क्लियर है,
1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁶। कैसे अगर सोचिएगा तो वो आप यहां समझ लीजिए, 1 किलोवाट आवर, किलो मतलब 10⁻3, वाट आवर, आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड, तो 3600 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करिएगा अगर, तो आपका आ जाएगा ये 3.6 10⁶ जूल। ये हो गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट में आइए, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी क्या होता है, J इक्वल्स टू होता है I बाई ए, इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो I का हो गया एम्पियर, I का हो जाएगा एम्पियर, है ना, और एरिया का जो होता है ये होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, मतलब इसका हो गया आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आराम से आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का किस पर डिपेंड करता है, तो कौन कौन सा, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इस पर भी करता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स इमर्ज्ड उस पर भी डिपेंड करता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज, सब पे डिपेंड करता है। A cell of EMF 1.5 volt is connected with an ammeter of resistance 0.05 ohm. If the current in the circuit is 2 ampere, the internal resistance of the cell is, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। I इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है E बाय आर प्लस आर, तो अगर आप लेंगे R प्लस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E बाय आई, यहाँ से स्मॉल r इक्वल्स टू हो जाएगा E बाय आई माइनस कैपिटल R। तो क्या हो गया, देखिए वोल्टेज कितना है, वोल्टेज देख लीजिए 1.5 वोल्ट, आई कितना है करंट, करंट है आपका 2 एम्पियर, और माइनस रेजिस्टेंस कितना है 0.05, इसको डिवाइड करिएगा 0.75 माइनस 0.05 तो 0.7 आ जाएगा, इसका ऑप्शन होगा आपका 0.7। क्लियर है? यूजिंग मास लेंथ एंड टाइम and current A as the fundamental quantities, the dimensions of permeability, यहाँ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आ गया, इस बार डायमेंशन पूछ रहा है परमिएबिलिटी का, देख लीजिए। परमिएबिलिटी मतलब म्यू नॉट होता है, परमिएबिलिटी मतलब किसका डायमेंशन निकालना है, म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है। F इक्वल्स टू फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई आर, ऐसा पढ़े हैं। तो यहां से म्यू नॉट अगर निकालिएगा तो म्यू नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा F इंटू 2 पाई आर बाई I1 I2 L, ये होगा। F का डायमेंशन हो गया ML T माइनस 2, R का डायमेंशन L, और I1 का A, I2 का A और L का L ही होगा, L L कैंसल, तो ML T माइनस 2 और A ऊपर जाकर A का पावर 2 हो जाएगा, ML T माइनस 2 A का पावर माइनस 2, ऑप्शन में आपका C है। क्लियर है? समझ गया? डायमेंशन याद भी रखिएगा या डायमेंशन निकाल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन अ पार्टिकल having a charge E and mass M moves with the velocity V in magnetic field B, which is applied perpendicular to the motion to the particle, अच्छा मतलब परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आ गया है। What is the radius R of its path in the particle, इन द मैग्नेटिक फील्ड। कोई बात नहीं, सिर्फ ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट mv बाय bq। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज के प्लेस पे ई हो जाएगा, तो mv बाय be, ये हो गया फॉर्मूला। क्यू के प्लेस पे आपका ई दिया हुआ है बस। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट है If a current is passed through a spring, then the spring will, करंट पास करेगा स्प्रिंग में सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है, तो स्प्रिंग जो है वो क्या करेगा, कंप्रेस कर जाएगा। स्प्रिंग में सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट, वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू हो जाएगा 5 बाई ए, तो 5 का हो गया वेबर और एरिया का होगा पर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलरली टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पाथ इज, अगर परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो पाथ सर्कुलर होता है। बताइए आप लोगों को 3-4 केस,
कि अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्ट्रेट मूव कर जाएगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी जा रहा है तो आपका जो है वो क्या होगा, ये बना देगा आपका पैरेलल। लेकिन उसके परपेंडिकुलर अगर जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसके परपेंडिकुलर अगर जा रहा है तब क्या होगा, वो देखिए ऐसा है, जा रहा है बॉडी इधर से और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, परपेंडिकुलर है, तब पाथ सर्कुलर होता है, तो पाथ हो गया सर्कल। A current flows in a conductor from east to west. The direction of magnetic field at a point above the conductor is. डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, देखिए इसको भी समझ लीजिए, ऐसे है, ठीक है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। बोल रहा है करंट जो आपका फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है किधर, ईस्ट टू वेस्ट। करंट ऐसे आ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, समझ गए। अबव द कंडक्टर लीजिए, राइट हैंड रूल से लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को आपको मोड़ना है, ये देगा मैग्नेटिक, ये देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट देखिए किधर है, ईस्ट से वेस्ट ऐसे है, किधर जा रहा है, थंब नॉर्थ के तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से वेस्ट ले रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, नॉर्थ किधर है, टुवर्ड्स नॉर्थ, क्लियर है। कॉपर इज, कॉपर क्या है, तो कॉपर डायमैग्नेटिक है, जानते ही हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड सब डायमैग्नेटिक होता है, ये मैग्नेट से रिपेल होता है, डायमैग्नेटिक है। The magnetic flux through a coil changes from 5 Weber to 1 Weber in 0.2 second. If the coil has 20 tons, what is the average EMF induced? यहाँ थोड़ा छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा है ना, EMF का। EMF का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस ∅2 माइनस ∅1 बाई टी, d∅ बाई dt, और n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ∅2 माइनस ∅1 बाई टी होता है, n टर्न है तो n से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। तो n का वैल्यू पुट करेंगे 20 माइनस ∅2 कितना है 1 और ∅1 कितना है 5 बाई टाइम 0.2 ये है, यहां लिख देते हैं, देखिए ये हो गया आपका 20 इंटू ऊपर में कितना आ गया 4 बाई 0.2 ये आ गया। पॉइंट हटाइएगा, 10 आएगा, इससे कैंसिल करिएगा, 10 आएगा तो 400 आ गया, ये 400 वोल्ट। बस ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, 400 वोल्ट, ये ऑप्शन हो गया। ये फॉर्मूला पुट करिए, आराम से आ जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस d∅ बाई dt, ये हम लोग पढ़े भी हैं, है ना। नेक्स्ट लेते हैं, व्हेन अ मैग्नेट होना चाहिए, मैग्नेट व्हेन अ मैग्नेट मूव्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स अ क्लोज्ड कॉइल, द नियरर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट्स एट। यह है लेंज लॉ। लेंज लॉ में आप लोग को बताए हैं, अगर ये कॉइल है और जो पोल ले जाइएगा सामने वही पोल ये बनाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल को ले जा रहे हैं ये नॉर्थ बनाएगा, साउथ पोल को ले जाते तो ये साउथ बनाता है ना, रिपेल करने के लिए। नॉर्थ को दूर ले जाइएगा तो उल्टा साउथ बनाएगा, साउथ को दूर ले जाइएगा तो नॉर्थ बनाएगा। तो यही जानना है, ये उल्टा काम करता है, तो नॉर्थ जा रहा है तो ये नॉर्थ बनाएगा तब ना रिपेल करेगा, इसलिए वो नॉर्थ बनाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। नॉर्थ जा रहा है नॉर्थ बनाएगा, रिपेल करेगा तभी। हेनरी इज अ यूनिट फॉर, हेनरी दोनों का यूनिट है, सेल्फ इंडक्शन भी और म्यूचुअल इंडक्शन भी, क्योंकि इंडक्टेंस का यूनिट है। आप सेल्फ बोलिए म्यूचुअल बोलिए, दोनों का यूनिट होगा वो। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स ऑन, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, ये पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे करेगा ही, एरिया पे करेगा ही। एक बच गया डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, तो होना चाहिए इंडक्टेंस तब होगा जब कॉइल सामने सामने होगा। अगर कॉइल को दूर दूर ले जाइएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा, एक के ऊपर एक नहीं रखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सबका सब हो रहा है। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डायरेक्ट एनर्जी। लेंज लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है, लिखवाया भी आप लोग अभी पढ़े हैं, लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। आर सर्किट रहेगा अगर तो आपका 0 होगा, सी सर्किट होगा तब आपका क्या हो जाएगा, सी सर्किट 90 डिग्री और एल सर्किट में भी 90 डिग्री, एक में लीड करेगा एक में लैग करेगा, लेकिन फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री होगा, कैपेसिटर में भी और इंडक्टर में भी, याद रखिएगा। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज IRMS। IRMS क्या होता है, IRMS का फॉर्मूला होता है I0 बाय √2, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, IRMS इक्वल्स टू I0 बाय √2, इसको ला इधर डिवाइड कर दीजिए, तो IRMS बाय I0 तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय √2, ये यहाँ पूछ रहा है,
कि आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का रेशियो अगर लेंगे तो 1/√2 होगा। ये आपका ऑप्शन 1/√2 हो गया। नेक्स्ट में आइए, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट L इक्वल्स टू 8 हेनरी, सी दिया हुआ है, R दिया हुआ है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू 1/2π√LC। ये होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2π√LC। L कितना है देखिए आपका, L है आपका 8 और C कितना है, C है 0.5 माइक्रोफेराड, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, सॉरी 10 टू द पावर -6, ये हो गया। ये आ गया 1/2π, ठीक है, 8 5 जा 40, तो √4, तो 2 बाहर निकल जाएगा, और 10 टू द पावर -6 से बाहर निकलेगा -3, रूट आधा बाहर निकलता है। 10 टू द पावर -3 को ऊपर ले जाइएगा, 10 टू द पावर +3 हो जाएगा बाई 4π, +3 मतलब हो गया 1000 बाई 4π, 4 से कैंसिल करिएगा 250/π, और ये हर्ट्ज हो जाएगा, होगा, तो ये हो गया 250/π हर्ट्ज, ये आ गया। सॉल्यूशन रफ में सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा कौन किसका है। What is the ratio of inductive and capacitive reactance in the circuit? इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का आपको निकालना है क्या, ये निकालना है आपको रेशियो XL/XC। तो XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ωc, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ω² LC आ जाएगा, ω² LC देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मुंह देखते रहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो इसलिए बोलते बार बार कि फॉर्मूला याद जरूर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, विच वेव्स आर यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन। तो पहले होता है रेडियो, उसके बाद होता है माइक्रोवेव यूज होता है आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, ये आप लोग को बताए हैं, है ना, कम्युनिकेशन थ्रू जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये माइक्रोवेव का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आप लोग को बताया है गामा एक्स यूवी IM रेडियो, बताए थे ना, तो गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है, ये हो गया गामा रे, और ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक भी होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा इसका इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर पेनिट्रेटिंग पावर, किसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होगा, जिसका एनर्जी अधिक होगा, और एनर्जी किसका अधिक होता है, गामा का, तो ये हो गया आपका गामा रेज, क्योंकि E इक्वल्स टू फॉर्मूला है H न्यू, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर, छेद करने का पावर भी ज्यादा होगा गामा रेज का, इससे कम होता है एक्स रेज का, इसलिए एक्सरे जो है हमारे बोन्स को पेनिट्रेट अच्छे से नहीं कर पाता है। गामा रे अगर कराएंगे एक्सरे कराने की जगह पर, अगर आप गामा रे कराते हैं तो क्या होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पूरा ब्लैक हो जाएगा, कहीं कोई इमेज दिखाई नहीं देगा, बोन्स का इमेज दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग एक्सरे कराते हैं, गामा रे नहीं कराते। What is the magnitude of मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो प्लेन मिरर मैग्नीफाई नहीं करता है, इमेज को ना घटाता है और ना बढ़ाता है, वो एज इट इज रहने देता है, इसलिए लेंगे इसका +1, कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं, घटता तो कम आता, बढ़ता तो 1 से ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पर कोई मैग्निफिकेशन नहीं है। राइट डाउन DOWN, राइट डाउन मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जानते हैं आप लोग, sin I बाई sin R इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ये तो सिंपल है ना। नेक्स्ट में आइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज √2, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो क्रिटिकल एंगल हम लोग पढ़े हैं sin IC इक्वल्स टू 1/μ पढ़े हैं, ठीक है, sin IC इक्वल्स टू 1/μ, आप TIR में पढ़े हैं ऐसा, तो 1/μ आपका कितना है √2, 1/√2, तो 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री, आंसर हो गया 45, एकदम सिंपल सा है। देखिए इसको देखने से आप सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम नहीं लगेगा, ऑब्जेक्टिव में देख करके अगर टिक मार लीजिएगा, 25 ऑब्जेक्टिव है, आपको 25 मिनट भी नहीं लगेगा, आराम से कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन देख करके टिक हो जाता है। एन एयर बबल इनसाइड वाटर वर्क्स एज, एयर बबल कैसा वर्क करता है, तो देखिए एयर बबल अगर आप लेंगे अंदर में एयर और बाहर में क्या है वाटर, बाहर में क्या है वाटर, तो ये कौन है कॉन्वेक्स, लेकिन ये बिहेव करेगा कॉनकेव का, क्यों, क्योंकि अंदर का डेंसिटी कम है और बाहर का डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये जा रहा है डेंसर से रेरर, ये उल्टा बिहेव करेगा, है कॉन्वेक्स लेकिन बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस के जैसा, ठीक है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज
कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, VO बाई UO 1 प्लस D बाई P, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज साइड मिरर इन व्हीकल्स। हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं बगल में जो मिरर लगा हुआ रहता है वो कौन सा मिरर होता है, क्योंकि उससे छोटा छोटा इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है, बाहर का दूर तक दिखाई देता है और दूर का छोटा इमेज बनता है, और वैसा इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। उसके बाद आइए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, कौन चेंज नहीं होगा, एक ही चीज है फ्रीक्वेंसी जो चेंज नहीं होता है, बाकी वेलोसिटी वेवलेंथ सब चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ये बात आप लोग को हम पढ़ाने के टाइम में बताए थे, और यही बात आप याद रखिएगा कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो ओनली फ्रीक्वेंसी उसका कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, बाकी जो है वो सब चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, ठीक है, नेक्स्ट में आपका है अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, म्यू दिया हुआ 1.5 हैज इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वल कर्वेचर ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज, लेंस का पावर क्या होगा वो निकालना है। तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ऐसा पढ़े हैं। तो म्यू है आपका 1.5 माइनस 1 बाई R1 कितना है 20, तो R2 क्या लेंगे -20, ऐसा क्यों लेंगे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि लेंस अगर ऐसा हो, एक रेडियस अगर इधर होता है तो एक रेडियस इधर R1 होता है और इधर R2 होता है लेंस के लिए, ठीक है। R1 राइट साइड है पॉजिटिव लेंगे, R2 लेफ्ट साइड है निगेटिव लेंगे, तो ये हो गया 1.5 माइनस 1 कीजिएगा तो 0.5 आएगा, और 1/20 क्या हो जाएगा 2/20, तो 2 से कैंसिल करिएगा 10 हो गया, तो कितना आ गया ये 0.5/10 आ गया ना, 0.5/10 पॉइंट आइए ना ऊपर से नीचे, तो 1/20 आ जाएगा, तो ये 1/f इक्वल्स टू आ गया 1/20, f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, f कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू 100/f, तो क्या होगा ये 100/20 मतलब कितना आ गया 5, तो ये हो गया आपका 5 डायोप्टर, देखिए यहाँ पे यह आपका 5 डायोप्टर ये हो गया, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज करिएगा, उसके बाद f निकलेगा, f से आपका p निकल जाएगा। Which phenomenon shows that light is a transverse wave? Polarization, इसको भी ध्यान रखिएगा, 2-3 बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। पोलराइजेशन में हम लोग क्या लेते हैं कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है ना, इस तरह से जो है वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, तो ये हो गया आपका पोलराइजेशन, यही है ट्रांसवर्स वेव के लिए। उसके बाद आइए, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड देन द फ्रिंज विड्थ विल बी, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, फ्रिंज विड्थ भी डबल्ड हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा डबल, क्यों, क्योंकि फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, ये फॉर्मूला है, तो अगर आप लैम्डा को डबल करेंगे तो बीटा भी आपका डबल हो जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट कंफर्म्स अबाउट विच नेचर ऑफ द लाइट वेव, यही सेम आया यहाँ, ये इसी का उल्टा पूछा हुआ है कि पोलराइजेशन से लाइट का कौन सा नेचर पता चलता है, तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट पता चलता है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ से इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ से क्वेश्चन ये अलग है। What is the relation between width of dark fringes and width of bright fringes? Relation दिया हुआ है in Young's double slit experiment, दोनों का फ्रिंज विड्थ तो सेम होता है, अगर आप फ्रिंज विड्थ लिख लीजिएगा व्हाट इज द रिलेशन, फ्रिंज विड्थ ये पूछना चाहिए क्वेश्चन में, तो फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी, जो रिलेशन दिया हुआ है ना वो डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस एंड विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ये रिलेशन जो दिया हुआ है वो डिस्टेंस होना चाहिए, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो ये दो ऑप्शन दे दिया, बीटा लैम्डा डी बाई डी, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों सेम ही है, दोनों में से कोई ले लीजिए आप। फॉर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वेव फ्रंट कैन बी, अगर पॉइंट सोर्स हो तो वेव फ्रंट जो होता है, वेव फ्रंट वो कैसा होता है, वेव फ्रंट स्फेरिकल ऐसे बनाता है, तो वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा स्फेरिकल, ठीक है। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है 0, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए और टिक मार देने वाला है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 होता है। नेक्स्ट में आइए, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इन वैक्यूम, इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू होता है ई इंटू भी, और काइनेटिक एनर्जी का ई इंटू भी चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है इसका। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई इंटू भी, तो वी स्क्वायर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 EV बाई एम, और वी लीजिएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये होगा आपका 2 EV बाई एम। तो 2 EV बाई एम देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये आपका है 2 EV बाई एम। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्विस्ट करता है, क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है। प्लैंक्स कांस्टेंट है द डायमेंशन ऑफ, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन किसके इक्वल होता है, तो पहले प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालिए, न्यू इक्वल्स टू ई बाई सॉरी एच इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एच न्यू, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई बाई न्यू, ई का डायमेंशन एम एल टी, एम एल टू टी माइनस टू, और न्यू का एल, एल एल काट दीजिए, न्यू का टी माइनस वन, न्यू का टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम एल टू और टी वन हो जाएगा, माइनस वन कटेगा तो ये टी माइनस वन था, ऊपर जाकर टी प्लस वन होगा, तो माइनस टू प्लस वन, वन बचेगा। अब ये डायमेंशन किसके इक्वल होता है, ये डायमेंशन इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम के इक्वल, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर आप एल लीजिएगा ये होता है एम वी आर, एम का एम, वी का एल, टी माइनस वन और आर का एल, ये और ये सेम हो गया, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या इक्वल होता है किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी एम एल टू टी माइनस वन, ये भी एम एल टू टी माइनस वन, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विद द सेम स्पीड विच विल हैव मोर वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो देखिए यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है h बाई एम भी, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी होता है, वेलोसिटी दोनों का स्पीड सेम बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि जिसका मास छोटा होगा उसका वेवलेंथ बड़ा होगा, तो हम लोग को बोला किसका मोर वेवलेंथ होगा, तो देखिए मास छोटा किसका है, तो मास छोटा है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का तो बड़ा होता है, तो मास इलेक्ट्रॉन का छोटा है तो लैम्डा उसका क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि लैम्डा यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है एम, मास छोटा लैम्डा बड़ा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम ऑफ अ ग्राउंड स्टेट, चलिए ग्राउंड स्टेट मतलब हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला देखिए v इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/137 c बाई n, ये फॉर्मूला होता है 1/137 c बाई n, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट बोल रहा है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो c 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और 137 n का वैल्यू 1, इसको डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम, यही फॉर्मूला 1/137 c बाय n, n का वैल्यू 1 होगा, तो c बाय 137, देखिए वहां पर ये आ गया ऑप्शन c बाय 137, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा याद रखिएगा अगर तो आप ऑब्जेक्टिव को आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही टफ होता है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में छोटा कॉन्सेप्ट से लेकर के बड़ा कॉन्सेप्ट तक यूज हो जाता है, और फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सब यूज हो जाता है, ये दोनों पूरा का पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर होगा तब आप ऑब्जेक्टिव का आंसर कर पाएंगे, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एटम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर थोड़ा बताते हैं, एटम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर एटम का होल क्यूब, और ये होगा 4/3 पाई ये आर न्यूक्लियस का होल क्यूब, तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एटम का जो रेडियस होता है वो 10 टू दी पावर -10 होता है इसका होल क्यूब, और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है 10 टू दी पावर -15 होता है इसका होल क्यूब, तो 10 टू दी पावर -10 का होल क्यूब -30 और 15 का होल क्यूब -45, -45 ऊपर जाके ऐड होगा 10 का पावर 15 बचेगा, समझ गए बात को, ये हो गया आपका 10 का पावर 15, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा ट्विस्ट करके दिया है आपको, रेडियस का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है, एटम का रेडियस और न्यूक्लियस का रेडियस, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, which series of H atom spectrum lies in ultraviolet region, अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन लाई करता है, तो 5 है लाइमन बामर, लाइमन हो गया अल्ट्रावायलेट, बामर हो गया आपका विजिबल, और बाकी 3 जो है वो पास्चेन, ब्रैकेट और पिफन, वो तीनों इंफ्रारेड में लाई करता है, तो इसके लिए हो जाएगा लाइमन सीरीज, ऑप्शन इसका जो है वो नहीं दिख रहा है, लाइमन सीरीज ये होगा, क्लियर है। Which one of the following has the maximum penetrating power, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, गामा रेज, गामा रेज का
जो है पेनिट्रेटिंग पावर अधिक होता है क्योंकि उसका एनर्जी अधिक होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट? रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है बताएं आप लोग को? 1.09 है ना, 7 इंटू 10⁻7 पर मीटर स्क्वायर ये होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट कहां पर आया था? याद करिए, 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला आया था और वहीं पे आया था रेडबर्ग कांस्टेंट। वो आर का वैल्यू यही होता है 1.097 10⁻7 पर मीटर। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है हाइड्रोजन बॉम्ब? फिजन या फ्यूजन? तो फ्यूजन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बनाता है, तो ये हो गया आपका फ्यूजन। फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है बताएं आप लोग को? सेमीकंडक्टर का लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, मतलब लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर क्या है देखिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी का ऑर्डर में होगा। ये 0.1 लेस में तो वो भी आता है छोटा में, लेकिन ऑर्डर बोल रहा है उसी के आसपास लेना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, बाकी तो कोई है नहीं, बाकी बहुत बड़ा बड़ा है। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन। और होगा देखिए, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन। होल्स जो है वो किसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है? होल्स मतलब पी टाइप, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो पी टाइप में होता है, तो होल्स मेजॉरिटी बोल रहा है ज्यादा ज्यादा, तो किसमें आएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर, और होल्स की वजह से ही इसका नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर पड़ा है। ठीक है। इन रिवर्स बायसिंग द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल डायोड इज। देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग होता है, रिवर्स बायसिंग में फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को जाने देगा, रिवर्स बायसिंग में करंट को जाने नहीं देगा। नहीं देगा मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ये हो गया आपका इन्फिनिटी। क्लियर है? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटावैलेंट डोपेंट्स। पेंटावैलेंट डोपेंट्स कौन है जिसका 5 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ये तो बोरॉन का 3 होता है, गैलियम इंडियम का भी 3 होता है, फास्फोरस का 5 होता है, ये पेंटावैलेंट है। ये सब डायरेक्ट लिखवाया हुआ है और डायरेक्ट आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। बात समझ में आया? जो लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा था बोर्ड में, है ना, ये है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग चार्जर को डायरेक्ट लगाते हैं और चार्जर का पिन को हाथ से छू लेते हैं, इसका मतलब क्या है? वो चार्जर एसी कैसे कनेक्ट हुआ, लेकिन आउटपुट दिखा रहा था आपको डीसी, इसका मतलब एसी से डीसी में चेंज कर रहा है। क्या डिवाइस में लगा हुआ है जो एसी से डीसी में बदला? तो वो है रेक्टिफायर। और दूसरा ट्रांसफार्मर भी होता है जो उसके वोल्टेज को घटा देता है, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट 6 वोल्ट निकालता है या 50 वोल्ट निकालता है। तो पहला वोल्टेज हटाने का काम किया, दूसरा एसी को कन्वर्ट कर दिया डीसी में। ये हो गया आपका रेक्टिफायर। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमको लगा है, इसलिए आप लोग को डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, मॉडल पेपर का क्वेश्चन कर लीजिएगा और जो हम टेस्ट में दिए हैं वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आपका 25 में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि बाकी जो आप लोग सॉल्यूशन डिमांड कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में उसको लाने का। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।